हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय दूसरा है। यहां पर हम लोग विविधता एवं भेदभाव से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज का पहला प्रश्न है, विश्व में प्रमुख धर्मों की संख्या है 6, 8, 10, 3। विश्व में प्रमुख धर्मों की संख्या 8 है, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। भारत की एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में किसे देखा जाता है? धर्मनिरपेक्षता को, कट्टरपंथ को, धार्मिकता को, राजतंत्र को। देखिए, दुनिया भर में 8 प्रमुख धर्म मौजूद हैं और भारत में इन 8 धर्मों को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। हमारे यहाँ पर किसी एक धर्म को वरीयता नहीं दी गई है, बल्कि सभी धर्मों को समान आदर और सम्मान के भाव से देखा जाता है। हमारे यहाँ पर भारत की एकता का एक कारक धर्मनिरपेक्षता भी है, यानी हम लोग सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी एक धर्म को वरीयता नहीं देते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला। निम्न में से किन कारणों से लोगों के बीच भेदभाव किया जाता है? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, काम के आधार पर या उपरोक्त सभी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि लोग धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं कि वो हिंदू है, ये मुस्लिम है। जाति के आधार पर कुछ जातियों को ऊंचा माना जाता है, कुछ जातियों को नीचा माना जाता है, तो जाति के आधार पर भेदभाव होता है। काम के आधार पर मतलब ये है कि कुछ काम जो होते हैं वो समाज में उच्च तबके के काम माने जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, शिक्षक का पेशा है, इनको उच्च तबके का माना गया है। वहीं समाज में कुछ काम ऐसे भी हैं, अगर वो व्यक्ति कर रहा है तो उनको निम्न तबके का माना जाता है, जैसे कि साफ सफाई करना, कूड़ा उठाना, कपड़े धोना, बाल काटना, इनको निम्न तबके का काम माना जाता है। तो काम के आधार पर भी लोगों में भेदभाव होता है। तो ये सभी जो कारण दिए गए, इन सभी कारणों से समाज में भेदभाव होता है। तो सही आंसर है आपका डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ? हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध। देखिए, भारत में 4 धर्मों का उदय हुआ है। इन 4 में सबसे पुराना हिंदू है। हिंदू के साथ साथ बौद्ध, जैन और हमारे भारत में सिख धर्म का उदय भी हुआ है। तो ऐसे करके 4 धर्म जो भारत में जन्मे हैं। पारसी, ईसाई, यहूदी, इन सभी धर्मों का जो उदय है, यानी ईसाइयों का, यहूदियों का, पारसियों का और इस्लाम वालों का, इनका उदय जो है मिडिल ईस्ट में माना जाता है। तो ये धर्म जो है भारत से बाहर जन्मे हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 5वां प्रश्न है, पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर किया गया व्यवहार कहलाता है? भावुकता, विविधता, भेदभाव, एकता। देखिए, जब हम किसी व्यक्ति के साथ पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वो भेदभाव कहलाता है। तो सही आंसर है आपका सी वाला। 6वां प्रश्न है, यदि एक शिक्षक मानता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं तो यह किसका उदाहरण है? पूर्वाग्रह का, रूढ़िबद्ध धारणा का, भेदभाव का, पक्षपात का। देखिए, जब हम किसी समाज को लेकर, किसी समुदाय को लेकर या फिर किसी के रंग या फिर किसी की जो संस्कृति है उसको लेकर एक नेगेटिव धारणा बना लेते हैं, नकारात्मक चीज जब पहले से अपने मन में गढ़ लेते हैं, तो वो पूर्वाग्रह कहलाती है। तो यहां पर अगर कोई शिक्षक ये मानता है कि गांव से आने वाले बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं तो ये एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। तो सही आंसर है यहां पर ए वाला। 7वां प्रश्न है, कक्षा में लड़कियों को केवल नृत्य और लड़कों को केवल एक खेल प्रतियोगिता में शामिल करना किसका उदाहरण है? पूर्वाग्रह, समान अवसर, रूढ़िबद्ध धारणा, सहयोगात्मक अधिगम। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, समाज में एक रूढ़िवादी सोच ये बनी हुई है कि लड़कियां जो हैं कमजोर होती हैं, लड़कियों को केवल घरेलू काम करने चाहिए, डांस वगैरह करने चाहिए, लड़कों को जो है मेहनत वाले काम, भागदौड़ वाले काम करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर शिक्षक या किसी स्कूल में लड़कियों को केवल नृत्य के लिए और लड़कों को केवल खेल के लिए शामिल किया जाता है तो ये इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो भी इन्वायरमेंट है वो रूढ़िबद्ध धारणा से प्रेरित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। किस स्थिति में शिक्षक पूर्वाग्रह से मुक्त दृष्टिकोण अपनाता है? जब वह बच्चों को लिंग, जाति या धर्म के आधार पर अलग करता है, जब वह सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करता है, जब वह मानता है कि केवल शहरी बच्चों
बच्चे ही होशियार होते हैं जब वह कमज़ोर बच्चों को नज़रअंदाज करता है। देखिए, कोई भी शिक्षक जो है पूर्वाग्रह से मुक्त तब होगा जब वह सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करेगा, चाहे वो किसी भी सांस्कृतिक या किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आते हों। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। यदि कोई छात्र कहता है लड़कियां विज्ञान में अच्छी नहीं होती, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र की बात मान लेना चाहिए, छात्र को दंडित करना चाहिए, छात्र को सफल महिला वैज्ञानिकों के उदाहरण देना चाहिए, शिक्षक को चुप रहना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है उस लड़के को सफल महिला वैज्ञानिकों के उदाहरण देने चाहिए। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह किसका उदाहरण है? पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणा, भेदभाव, पक्षपात। देखिए, जब हम किसी वर्ग को लेकर एक खास तरह की अप्रोच बना लेते हैं, कि एक खास तरह की छवि गढ़ लेते हैं कि भाई लड़कियां जो है गणित में कमजोर होती हैं, तो ये जो धारणा है लड़के और लड़कियों को लेकर, ये रूढ़िबद्ध धारणा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 11वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पहले से बनी नकारात्मक सोच को क्या कहते हैं? भेदभाव, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, पक्षपात। देखिए, किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पहले से कोई नकारात्मक सोच जब बन जाती है तो उसको पूर्वाग्रह कहा जाता है। तो सही आंसर है आपका बी वाला। जब कोई शिक्षक मानता है कि केवल अमीर घरों के बच्चे ही अच्छे अंक ला सकते हैं, तो यह है समान अवसर, रूढ़िबद्ध धारणा, भेदभाव, पूर्वाग्रह। देखिए, ये जो उदाहरण है ये पूर्वाग्रह का है। पूर्वाग्रह के अंतर्गत आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है कि हम एक बड़े समुदाय को यहाँ कवर करते हैं, और पूर्वाग्रह में हमेशा नकारात्मक धारणा ही होती है, जबकि रूढ़िबद्ध धारणाएं जो है सकारात्मक भी हो सकती हैं और नकारात्मक भी। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 13वां प्रश्न है, यदि कोई शिक्षक छात्रों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग बैठाता है, तो यह है समानता, प्रेरणा, भेदभाव, सृजनात्मकता। जब क्लास में शिक्षक जो है छात्रों को जाति के आधार पर बांटने लगे, तो यह भेदभाव का एग्जाम्पल है। तो सही आंसर है आपका सी वाला। सभी बच्चे समान रूप से सीख सकते हैं, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हों। यह दृष्टिकोण कैसा है? पूर्वाग्रहपूर्ण, सकारात्मक, भेदभावपूर्ण, रूढ़िवादी। देखिए, ये जो सोच है कि सभी बच्चे जो है समान रूप से सीख सकते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, यह सकारात्मक दृष्टिकोण है। तो सही आंसर है यहां पर बी वाला। यदि कोई शिक्षक कमजोर छात्रों को केवल पीछे बैठाता है और उन्हें कोई कार्य नहीं देता है, तो यह है भेदभाव, प्रोत्साहन, रचनात्मकता, समान अवसर। देखिए, यह भेदभाव का उदाहरण है। तो सही आंसर है ए वाला। पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? स्वतंत्र सोच सीमित हो जाती है, आत्मविश्वास घटता है, भेदभाव बढ़ता है, उपरोक्त सभी। देखिए, जब हमारा दिमाग पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं से ग्रसित हो जाता है, तो हम खुलकर नहीं सोच पाते हैं। हम समाज के द्वारा जो भी धारणा बनाई गई है उसको ही सच मानने लगते हैं। तो हमारी जो स्वयं की सोच होती है वो सीमित हो जाती है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी घटता है, और हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 17वां प्रश्न है, यदि शिक्षक यह मानकर चलता है कि सभी लड़के शरारती होते हैं, तो यह किसका उदाहरण है? रूढ़िबद्ध धारणा, पूर्वाग्रह, भेदभाव, समान अवसर। देखिए, ये जो सोच है ये रूढ़िबद्ध धारणा को दिखाती है। यानी यहाँ पर हम इस सोच में लड़कियों को जो है दयालु टाइप का, मीठा बोलने वाला और कोमल मानते हैं, और लड़कियों से अपेक्षा करते हैं लड़कियां जो है घरेलू काम में निपुण होंगी, उन्हें डांस पसंद होगा। वहीं लड़कों से अपेक्षा की जाती है कि लड़के जो हैं कैसे होंगे? तेज तर्रार होंगे, लड़के एकदम रोने वाले नहीं होंगे, स्ट्रांग होंगे, खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे, लड़के शरारती होंगे। तो ये जो सोच बनी हुई है ये रूढ़िबद्ध धारणा से प्रेरित सोच है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं को कक्षा में कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों को समान अवसर देना, विभिन्न सफल व्यक्तियों को उदाहरण देना, विविधता का सम्मान करना। तो यहां पर देखिए आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। अगर हमें कक्षा में पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं को कम करना है तो सभी बच्चों को समान अवसर देना होगा। जो सफल व्यक्ति हैं उन सफल व्यक्तियों को उदाहरण देने होंगे, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आते हों,
और जो डाइवर्सिटी है यानी विविधता है उसका सम्मान भी करना होगा। तो यहां पर आपके सभी विकल्प सही हैं, तो आंसर है आपका डी वाला। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में लड़के और लड़कियों को समान अवसर और अधिकार देती है और उन्हें विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह किस प्रकार के भेदभाव को कम करने में सहायक होगा? सामाजिक रूढ़िवादिता, धार्मिक पूर्वाग्रह, लैंगिक अनुपात, लिंग रूढ़िवादिता। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं समाज में लड़के और लड़कियों को लेकर एक लिंग रूढ़िवादी सोच बनी हुई है और कोई शिक्षिका अपनी क्लास में ऐसा करती है कि लड़के और लड़कियों को दोनों को समान अवसर और समान अधिकार देती है और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ऐसे करके वो लिंग रूढ़िवादिता को कम करने का प्रयास कर रही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 20वां प्रश्न है, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बिना किसी कारण या अनुभव के पहले से ही एक नकारात्मक राय बना लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्वाग्रह, समानता, भेदभाव, रूढ़िवादिता। देखिए, जब हम किसी के बारे में पहले से ही एक नेगेटिव राय बना लेते हैं बिना किसी कारण या अनुभव के तो उसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। तो सही आंसर है ए वाला। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में रूढ़िवादिता से बचने के लिए क्या करना चाहिए? लड़कों और लड़कियों को अलग अलग समूहों में बैठाना, पारंपरिक भूमिकाओं को बढ़ावा देना, जैसे लड़कियों को खाना पकाने से संबंधित कार्य देना, विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों को एक साथ बैठाना और सहभागिता को प्रोत्साहित करना, कक्षा में केवल वह यानी ही सर्वनाम का उपयोग करना। देखिए, रूढ़िवादिता से बचने के लिए करना ये चाहिए कि जो विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थी हैं उनको एक साथ बैठाना चाहिए और सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि लड़कियों को भी खेलों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़कों को जो लड़कियों वाले काम जो समझे जाते हैं रूढ़िवादी सोच में उन कामों को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लड़कियों को लड़कों वाले जो काम समझे जाते हैं उनको करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इस तरह की सहभागिता जहाँ होगी तो वहाँ पर हम रूढ़िवादिता से बच पाएंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पूर्वाग्रह का सबसे अच्छा उदाहरण है? एक व्यक्ति जो ग्रामीण इलाकों से आता है वह मेहनती होता है। एक व्यक्ति का यह मानना कि एक निश्चित समुदाय के लोग आलसी होते हैं। किसी को उसके रंग के कारण नौकरी देने से मना कर देना। किसी विद्यार्थी को इसलिए दंड देना क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया। देखिए, यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा चिंतनीय प्रश्न है। एक व्यक्ति जो ग्रामीण इलाकों से आता है वह मेहनती होता है, एक जनरल बात है ना? तो ये उत्तर नहीं होगा। किसी को उसके रंग के कारण नौकरी देने से मना करना ये एक तरह की रूढ़िवादी सोच है, ना कि पूर्वाग्रहित सोच। तो सी वाला भी नहीं होगा। किसी विद्यार्थी को इसलिए दंड देना क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया, इसमें ना तो पूर्वाग्रह है ना ही रूढ़िवादिता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा बी वाला, यानी कि एक व्यक्ति का यह मानना है कि एक निश्चित समुदाय के लोग आलसी होते हैं तो उसने पूरे के पूरे उस समुदाय को लेकर एक नेगेटिव धारणा बना ली है। तो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित सोच है। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 23वां प्रश्न है, एक रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें रूढ़िवादी व्यवहार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और भूमिकाओं के बारे में सकारात्मक और विविध उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। उन्हें रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें रूढ़िवादिता को कक्षा में चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर सही आंसर है बी वाला, यानी कि शिक्षक को विभिन्न संस्कृतियों और भूमिकाओं के बारे में सकारात्मक और जो विविध एग्जाम्पल्स हैं वो प्रस्तुत करने चाहिए। तो सही आंसर है आपका बी वाला। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में क्रिकेट पर चर्चा कर रही है और वह केवल लड़कों से ही प्रश्न पूछ रही है। यह किस प्रकार के व्यवहार का उदाहरण है? भेदभाव, सकारात्मक पूर्वाग्रह, सामाजिक रूढ़िवादिता, लिंग रूढ़िवादिता। देखिए, कुछ खेलों को लिंग रूढ़िवादी दृष्टिकोण से देखा जाता है। जैसे ऐसा माना जाता है कि क्रिकेट जो है केवल लड़कों का खेल है, लड़कियों का इसमें कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई शिक्षिका क्रिकेट पर चर्चा कर रही है और केवल लड़कों से प्रश्न पूछ रही है तो इसका मतलब ये है कि शिक्षिका जो है लिंग रूढ़िवादी धारणा से ग्रसित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विविधता का सम्मान करने के लिए क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को उनकी भाषा बोलने से रोकना, सभी विद्यार्थियों को एक ही तरह से पढ़ाना ताकि कोई अलग महसूस ना करे, केवल एक विशेष संस्कृति के त्योहारों को मनाना, प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी संस्कृति और पृष्ठभूमि को साझा करने का अवसर देना। देखिए, सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो बैकग्राउंड है उसको साझा करने का अवसर देना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उनको अध्ययन करवाना चाहिए। तो यहां पर सही आंसर है आपका डी वाला।
एक ऐसा व्यक्ति जो यह मानता है कि शहर के लोग अच्छे नहीं होते, यह किसका उदाहरण है? पूर्वाग्रह, समानता, भेदभाव, रूढ़वादिता। देखिए, जब हम एक बड़े जनसमूह या एक बड़े समाज को लेकर एक नकारात्मक धारणा सेट कर लेते हैं तो हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। जैसे आमतौर पे माना जाता है कि भाई शहर के जो लोग होते हैं मतलबी टाइप के होते हैं, पैसे को लेकर बहुत लालची होते हैं, इनके अंदर कोई प्रेम भाव नहीं होता है, किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। गांव के लोग अच्छे होते हैं, गांव के लोग मेहनती होते हैं, शहर के लोग तो आलसी टाइप के होते हैं, देर से उठते हैं। तो इस तरह की जो सोच है ये पूर्वाग्रह से ग्रसित सोच है। तो सही आंसर है आपका ए वाला। 27वां प्रश्न है, दलितों को सरकार द्वारा कौन से वर्ग में रखा गया है? सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति। देखिए, भारत सरकार ने वर्तमान में दलित समूहों को अनुसूचित जाति में यानी शेड्यूल्ड कास्ट में इनको शामिल किया है। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 28वां प्रश्न है, रूढ़वादी से आप क्या समझते हैं? लोगों को एक ही छब में रखना, लोगों से झगड़ना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को अनुशासित करना। रूढ़वादी का मतलब है कि लोगों को एक ही छब में बांध लेना। तो सही आंसर है आपका ए वाला। 29वां प्रश्न है, भारत की अधिकतर आबादी कहाँ रहती है? शहरों में, कस्बों में, गांव में, पहाड़ों में। देखिए, 2011 की जो जनगणना है वो ये बताती है कि भारत की 31.16% आबादी जो है वो शहरी आबादी, वो सिटी में रहने वाली आबादी है, और बाद बाकी जो जनसंख्या है वो सभी गांव में रहती है। तो हमारे यहाँ पर अधिकतर आबादी जो है वो गांव में निवास करती है। तो सही आंसर है आपका सी वाला। पूर्वाग्रह के कारण हमारा व्यवहार कैसा होता है? हितकारी, दुखदायी, प्रसन्न करने वाला, मैत्रीपूर्ण। पूर्वाग्रह की वजह से हमारा व्यवहार जो है दुखदायी हो जाता है, हम दूसरों को कष्ट पहुंचाने का भाव रखते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। जब स्टेशन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भेदभाव से पीड़ित होना पड़ा तो वे कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष। देखिए, ये बात है 1901 की, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने भाइयों के साथ अपने पिता से मिलने जा रहे होते हैं और स्टेशन पर उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उस समय उनकी आयु जो थी वो 9 वर्ष थी। तो यहां पर सही आंसर है सी वाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से संबंधित थे? महार जाति से, जाट जाति से, ब्राह्मण जाति से, सुनार जाति से। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो हैं महार जाति से संबंधित थे। तो सही आंसर है ए वाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस तरह के भेदभाव का सामना किया? शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जातिगत। चूंकि डॉक्टर बी आर अंबेडकर अछूत मानी जाने वाली महार जाति से बिलोंग करते थे तो उनके साथ सबसे ज़्यादा जातिगत भेदभाव हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। मुसलमानों का लड़कियों को स्कूल न भेजने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? गरीबी, पूर्वाग्रह, अशिक्षा, रूढ़िवाद। देखिए, कुछ लोगों का मानना यह है कि मुसलमान रूढ़िवादी होते हैं और रूढ़िवादी होने के चलते वो बच्चियों के स्कूल में नहीं भेजते हैं, जबकि सरकार ने कुछ सर्वे करवाई हैं। उन सर्वे में ये पाया है कि मुसलमान लड़कियों को इसलिए नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो यहाँ पर मुख्य कारण क्या है? गरीबी है। तो सही आंसर है ए वाला। साधारणतया लड़कियों के लिए लागू किया जाने वाला रूढ़िवादी कथन क्या हो है? लड़कियां बहादुर होती हैं, लड़कियां रोती नहीं हैं, लड़कियां कोमल एवं मृदु स्वभाव की होती हैं, लड़कियां आक्रामक होती हैं। देखिए, जनरली एक रूढ़िवादी सोच में ये माना जाता है कि लड़कियां कोमल और मृदु स्वभाव की होती हैं। तो सही आंसर है आपका सी वाला। संविधान में कहा गया है कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। यह किस बात का संकेत करती है? भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक विकासशील देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक राजतांत्रिक देश है। देखिए, संविधान में ये बात कही गई है कि गवर्नमेंट जो है सभी धर्मों को बराबर मानेगी। ये दर्शाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो सही आंसर है सी वाला। 37वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। प्रारूप समिति मेन समिति थी और
चूंकि इसी समिति की देखरेख में संविधान में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हटानी है, कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, तो वो सब चीज़ें इसी समिति की देखरेख में की गई। और समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो सही आंसर है ए वाला। 38वां प्रश्न है, अधिकतर पूर्वाग्रह कैसे होते हैं? सकारात्मक, नकारात्मक, कल्याणकारी, उदासीन। अधिकतर पूर्वाग्रह जो है नकारात्मक होते हैं। तो सही आंसर है बी वाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन करके कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो सही आंसर है आपका बी वाला। केरल में गरीब परिवारों के बहुत से बच्चों को स्कूल जाने में मदद करने वाला कारक कौन सा है? स्कूल प्राय घर के पास हैं, सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। केरल में अगर लिटरेसी रेट बढ़ पाया है उसके पीछे सरकार की नीतियां हैं, जैसे कि स्कूल जो है प्राय घर के पास हैं, सरकारी बस की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा स्कूलों में जो महिला शिक्षक हैं उनका भी अनुपात जो है देश के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक है। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में केरल में जो महिला शिक्षकों का रेशियो है वो 78% है, यानी कि वहाँ पर शिक्षक में 78% महिलाएं हैं। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों ही सही हैं। तो सही आंसर है आपका सी वाला। समानता को जीवन का वास्तविक हिस्सा बनाने के लिए क्या जरूरी है? लोगों का संघर्ष, उनके आंदोलन, सरकारी कदम, उपरोक्त सभी। देखिए, समानता तब तक स्थापित नहीं होगी जब तक प्रत्येक समूह उसके लिए आवाज ना उठाए। तो लोगों का संघर्ष जरूरी है। इसके अलावा समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, समाज में जो नकारात्मक पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता है, उनके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। जैसे कि जात प्रथा है, तो जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार भी कदम उठाए। जैसे सरकार ने आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत का अंत कर दिया है, तो ऐसे कुछ सरकार को कदम भी उठाने होंगे। तो यहाँ पर ये सभी के सभी रीजन है। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। माता पिता तथा अन्य सदस्य लड़कों को क्या कहकर चुप करवाते हैं? लड़के कोमल स्वभाव के होते हैं, रोना कानूनी अपराध है, लड़के कायर होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं। देखिए, समाज की एक रूढ़िवादी सोच ये बनी हुई है कि लड़के जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, तो लड़के जो है रो नहीं सकते हैं। जबकि हकीकत ये है कि लड़के और लड़की दोनों ही रो सकते हैं, दोनों के अंदर इमोशंस होते हैं। लेकिन चूंकि रूढ़िवादी एक सोच ये बनी हुई है कि लड़के रोते नहीं हैं, अगर लड़के रोएंगे तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा, इसलिए माता पिता या उनके अन्य जो फ्रेंड हैं वो लड़कों को यह कहकर चुप कराते हैं कि लड़के कभी रोते नहीं हैं। तो सही आंसर है आपका डी वाला। 43वां प्रश्न है, जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भेदभाव, असमानता, सदाचार, व्यभिचार। देखिए, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। इसे हम भेदभाव कहते हैं। तो सही आंसर है ए वाला। दलितों को संदर्भित करने के लिए सरकार द्वारा दिया गया नाम है अछूत, पिछड़ा हुआ, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति। देखिए, समाज के जो दबे कुचले जो लोग हैं, जिनको कभी अछूत माना जाता था, उनको आज़ादी के बाद, संविधान बनने के बाद उनको शेड्यूल कास्ट में यानी अनुसूचित जाति में रखा गया। तो सही आंसर है आपका डी वाला। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, संविधान में सबसे मेन जो कमेटी थी वो ड्राफ्ट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, और इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का जो मसौदा है या ड्राफ्ट है वो तैयार किया था। तो सही आंसर है आपका सी वाला। केरल के स्कूलों में महिला शिक्षक कितने प्रतिशत हैं? 50% से अधिक, 40% से अधिक, 70% से अधिक, 60% से अधिक। देखिए, आपकी किताब में जो आंकड़ा दिया गया है वो पुराना आंकड़ा है। वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में केरल के स्कूलों में महिला शिक्षक का रेशियो जो है 78% है। तो ये जो है 70% से अधिक हैं। तो सही आंसर है आपका सी वाला। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलित शब्द को नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ दबाकर रखा गया या कुचला गया है। सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन
असत्य है। देखिए पहला वाला कथन सही है। दलित शब्द को जो नीची कही जाने वाली जात के लोग हैं इसे अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि दबाकर रखा गया या समाज में कुचला हुआ समुदाय। तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही है। वर्तमान में भारत सरकार ने दलित लोगों को शेड्यूल कास्ट में रखा है, अनुसूचित जाति में रखा है, ना कि अनुसूचित जनजाति में। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो बी वाला कथन आपका असत्य है। तो आंसर है आपका बी वाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील बनने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, फ्रांस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील बनने के लिए इंग्लैंड में गए थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। वे कौन से काम हैं जिन्हें समाज में कम महत्व का माना जाता है? सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना या उपरोक्त सभी। देखिए सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना या कचरा उठाना, ये सभी काम जो है निम्न स्तर के माने जाते हैं और समाज में इनको कम महत्व का माना जाता है। तो सही आंसर है आपका डी वाला। भारतीय संविधान में किसे अपराध माना गया है? अस्पृश्यता को, गरीबी को, समानता को, धर्म को। भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत या अस्पृश्यता को अपराध माना गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है उसको दंडनीय माना जाएगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। नीचे कही जाने वाली जात के लोग अपनी पहचान के रूप में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? सबड़, दलित, पिछड़ा या उत्पीड़क। देखिए नीचे कही जाने वाली जात के लोग अपनी पहचान के रूप में दलित शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 52वां प्रश्न है, संविधान के अनुसार लोगों को किस चीज की आज़ादी होनी चाहिए? मातृभाषा बोलने की, त्योहार मनाने की, धर्म अपनाने की। देखिए संविधान हमें ये सभी आज़ादियां प्रदान करता है। तो आंसर है आपका डी वाला। मुसलमानों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा क्या है? वे अमीर होते हैं, वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, वे पढ़े लिखे होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए मुसलमानों के बारे में एक रूढ़िबद्ध धारणा यह है कि वो लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं। तो सही आंसर है बी वाला। वर्तमान में विकलांग बच्चों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? असहाय बच्चे, खास जरूरतों वाले बच्चे, रूढ़िवादी बच्चे या कुपोषित बच्चे। देखिए वर्तमान में विकलांग बच्चों के लिए खास जरूरतों वाले बच्चे शब्द प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। समानता का क्या अर्थ है? समान अवसर, समान अधिकार, समान पहनावा या ए और बी दोनों। समानता का अर्थ है कि सभी को समान अवसर प्रदान करना, समान अधिकार प्रदान करना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या संस्कृति कोई भी हो। समान पहनावा जो है समानता को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि ये विविधता को खत्म करता है। तो ये इसमें नहीं आएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी ए और बी दोनों। हम किस बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं? लोगों के धार्मिक विश्वास, उनके बोलने का रंग, उनकी चमड़ी का रंग या उपरोक्त सभी। देखिए हम इन सभी के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। तो सही आंसर है आपका डी वाला। महार जाति से कौन संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महार जाति से संबंधित थे। तो सही आंसर है सी वाला। 58वां प्रश्न है, भारत के उस नेता का नाम बताइए जिन्होंने जाति आधारित भेदभाव का अपना अनुभव साझा किया। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अछूत मानी जाने वाली महार जाति से बिलोंग करते थे, तो इसी आधार पर उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो इन्होंने अपने जो जातिगत भेदभाव के जो अनुभव हैं उनको अपनी डायरी में या अपनी जो भी जीवनी है उसमें लिखा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अब क्या नहीं कहा जाता है? विकलांग, विविध, असामान्य या पूर्वाग्रही। देखिए विकलांग बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अब कहा जाता है, तो इनको वर्तमान में विकलांग नहीं कहा जाता है। तो सही आंसर है ए वाला। समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों की रक्षा किसके द्वारा की जाती है? राज्य के द्वारा, जनजातियों के द्वारा, दलितों के द्वारा, उच्च जातियों द्वारा। समाज के जो कमजोर और पिछड़े वर्गों के लोग हैं इनकी रक्षा सरकार करती है, यानी कि राज्य के द्वारा की जाती है। तो सही आंसर है ए वाला। निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक विविधता की विशेषता नहीं है? भारत में गंगा का मैदान सघन बसावट वाला है, भारत का कुछ भाग बहुत उपजाऊ है, भारत में अनेक जातियां हैं या उपरोक्त सभी। देखिए ये बात सही है कि भारत में जो गंगा का मैदान है ये सघन बसावट वाला है। तो ये हमारे यहाँ की भौगोलिक विविधता को दर्शाता है। भारत के कुछ भाग बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं, ये बात भी सही है।
ये भी भौगोलिक विविधता को दर्शाते हैं। हालांकि भारत में अनेक जातियां हैं, ये हमारी भौगोलिक विविधता से संबंधित नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निम्न नहीं माना जाता है? बाल काटना, कूड़ा उठाना, पढ़ाना, कपड़े धोना। देखिए, बाल काटना, कूड़ा उठाना, कपड़े धोना या कचरा इकट्ठा करना, ये सभी कार्य निम्न स्तर के माने जाते हैं, जबकि शैक्षणिक कार्य जो है उच्च स्तर के माने जाते हैं। तो पढ़ाना यहाँ पर एक उच्च स्तर का कार्य माना जाता है। तो सही आंसर है सी वाला। 63वां प्रश्न है, किस धर्म के बारे में एक आम धारणा यह है कि वे लड़कियों को शिक्षित करने में रुचि नहीं रखते हैं और इसलिए लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं? हिंदू, सिख, जैन, मुस्लिम। देखिए, मुस्लिम धर्म के बारे में एक आम धारणा यह है कि वो लोग लड़कियों को शिक्षित करने में रुचि नहीं रखते हैं और लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो सही आंसर है डी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा भेदभाव के लिए उत्तरदायी उपयुक्त कारण है? भिन्न धर्म, भिन्न भाषा, भिन्न संस्कृति या उपरोक्त सभी। देखिए, इन सभी कारणों की वजह से लोगों के साथ भेदभाव हो सकता है। तो यहां पर सही आंसर है आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 65वां प्रश्न है, भारत में धार्मिक विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं और भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी रहते हैं। भारत में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है। सिख धर्म भारत का दूसरा बड़ा धार्मिक समुदाय है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, पहला वाला सही है, संसार में 8 मुख्य धर्म हैं और भारत में इन 8 धर्मों को मानने वाले अनुयायी रहते हैं। भारत में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है। 2011 का सेंसस बताता है कि भारत में हिंदुओं की आबादी जो है 79.8% है। सेकंड नंबर पर जो दूसरा धार्मिक समुदाय आता है वो सिख धर्म नहीं आता है बल्कि इस्लाम आता है। यानी हमारे यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो धर्म आता है वो इस्लाम आता है और इस्लाम का पालन करने वालों की संख्या जो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 14.2% है। थर्ड नंबर पर जो है ईसाई आते हैं। ये थर्ड नंबर पर हमारे यहाँ ईसाइयों की संख्या आती है और ईसाइयों की जो संख्या है, ईसाइयों का जो प्रतिशत है वो 2.3% है। इसके बाद सिख का नंबर आता है। सिखों का जो प्रतिशत है वो 1.7% है। तो यहां पर आपका 1 और 2 सही है, तो सही आंसर है आपका ए वाला। 66वां प्रश्न है, आमतौर पर लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। इस खास तरह की राय के पीछे प्रचलित धारणाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर पूर्वाग्रह की राय सकारात्मक होती है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। आपको यहां बताना है कौन सा कथन गलत है। देखिए, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है। ज़्यादातर पूर्वाग्रह जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, यानी ये हमेशा नकारात्मक ही होते हैं। तो ये आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड वाला सही है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो केवल सेकंड वाला गलत है, तो आंसर होगा आपका बी वाला, यानी केवल दूसरा। 67वां प्रश्न है, भारत में हाशिए पर रहे कुछ समुदायों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलित शब्द को नीचे कही जाने वाली जात के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है दबाकर रखा गया या कुचला गया। भारत में मौजूद जनजातीय लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला वाला कथन सही है। भारत में जो जनजातीय लोग हैं इनको विविधता आधारित और असमानता आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो सेकंड वाला भी सही है। सरकार दलित लोगों को जो है अनुसूचित जनजाति में नहीं बल्कि अनुसूचित जाति में, शेड्यूल कास्ट में रखती है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। यहां पर केवल 2 कथन सत्य हैं, तो सही आंसर है आपका बी वाला, केवल 2। 68वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़ा नेता के रूप में प्रख्यात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म भील जाति में हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। कालाराम मंदिर सत्याग्रह 2 मार्च 1930 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया आंदोलन था। बाबा साहिब ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं बाबा साहेब का जन्म भील जाति में नहीं बल्कि
महार जाति में हुआ था, जो कि उस समय अछूत मानी जाती थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही है। कालाराम मंदिर सत्याग्रह जो कि 2 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, तो भीमराव अम्बेडकर ने ये सत्याग्रह स्टार्ट करवाया था ताकि अछूतों को मंदिर में प्रवेश मिल सके। हालांकि सत्याग्रह ये सफल नहीं हुआ, अछूतों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया गया था। थर्ड वाला सही है कि बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर केवल पहला वाला सही नहीं है, तो सही आंसर होगा ए वाला, केवल एक। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आधे से अधिक भारतीय गांव में रहते हैं। शहर के लोग रोजगार हेतु गांव की ओर स्थानांतरण करने हेतु बाध्य हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, पहला वाला कथन सही है कि आधे से अधिक भारतीय गांव में रहते हैं। शहर के लोग रोजगार हेतु गांव की ओर स्थानांतरण करने के लिए बाध्य हैं, यह कथन गलत है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि गांव के लोग जो हैं शहरों की ओर रोजगार के चक्कर में स्थानांतरण करने के लिए बाध्य हैं, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका थर्ड वाला भी गलत है कि गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गांव में भी आप देखेंगे ट्रैक्टर वगैरह या फिर बाइक वगैरह या अन्य जो वाहन हैं या इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग, ये सब चीज़ें होती हैं। तो गांव के लोग भी आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है, ये कथन सही है। तो यहाँ पर 1 और 4 सही है, तो सही आंसर है आपका ए वाला, केवल 1 और 4। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? 1856, 1891, 1891, 1956, 1899, 1951, 1895, 1965। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो जन्म है ये 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है ये 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई है। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 71वां प्रश्न है, हम भारत के लोग रिक्त स्थान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। उपर्युक्त अंश उल्लिखित है मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में, उद्देशिका में, नीतिशक तत्व में। देखिए, आपके अध्याय में संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का भी जिक्र है, जो कि मैंने आपकी जो शॉर्ट नोट्स वाली सीरीज है उसमें उसका जिक्र करना मैं भूल गया था। इसी वजह से मैंने यहाँ पर अभ्यास प्रश्नों में इसका जिक्र कर दिया और इससे संबंधित प्रश्नों को इसमें शामिल कर दिया, ताकि संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना से कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर आप लगा पाएँ। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, आपके संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। 3 तरह के न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारे संविधान में 5 तरह की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। 5 तरह की स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता इसमें शामिल है। 2 तरह की समता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। और इसे संविधान को कब अपनाया है? 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली कुछ और फैक्ट भी हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में केवल अब तक एक बार ही संशोधन हुआ है, और वो है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 शब्द ऐड किए गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट भी हैं। देखिए, स्टार्टिंग में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसका पार्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में जो अपने जजमेंट दिया है, पेरुवाड़ी संघ मामला 1960 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती वाद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया तो उसने अपने पुराने वाले मत को पलट दिया और उसने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न हिस्सा है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला, यानी उद्देशिका। 72वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? 3, 4, 5, 7। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता शामिल है।
तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 4, 5, 6, 3। प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल हैं। तो सही आंसर है आपका डी वाला। कथन उद्देश्य का भारतीय संविधान का प्रतिबिंब है। कारण यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है। आपको दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि उद्देश्य का संविधान का प्रतिबिंब है, क्योंकि यह संविधान के आदर्शों को निरूपित करता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया है। तो यहाँ पर कथन 1 और कारण सही है, यानी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के समुदाय, हम समाजवादी लोग, हम भारत के लोग, हम पंथनिरपेक्ष लोग। हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। तो सही आंसर है आपका सी वाला। संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया? 1965, 1974, 1976, 1978। संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन जो है 1976 में किया गया था। तो सही आंसर है सी वाला। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन करके शामिल किया गया समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता या उपरोक्त सभी। देखिए, संविधान में 42वें संविधान संशोधन के जरिए 3 शब्द शामिल किए गए, जिसमें कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शामिल थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन। देखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जो है 3 शब्द ये जोड़े गए हैं। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 79वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों का व्यवस्थित क्रम है? अधिनियमित, आत्मार्पित, अंगीकृत। आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि संविधान के उद्देशिका में आता है कि हम लोग इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो सबसे पहले आपका अंगीकृत आता है, सेकंड नंबर पर आपका अधिनियमित आता है और थर्ड पर आपका जो है आत्मार्पित आता है। तो यहाँ पर आपका सही क्रम है आपका बी वाला, 3, 1, 2। तो सही आंसर है आपका बी वाला। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जुलाई 1949 को। देखिए, संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। तो सही आंसर है आपका सी वाला। 81वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कभी भी संशोधन नहीं हुआ। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख है। इसे 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया है। आपको यह बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है और वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए। तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख भी किया गया है। संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 4 सही नहीं है। तो आंसर होगा आपका ए वाला, केवल 1 और 4। 82वां प्रश्न है, अस्पृश्यता रिक्त स्थान के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति, वंश। अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो सही आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।